हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। हुए पूछा। वह प्राणी पूरी तरह से बर्फ से बना था। उसकी 2 काली आंखें और 1 मुंह था। इसके अलावा उसके दोनों तरफ 4 भुजाएं भी थीं। 40 फुट लंबा हिमदैत्य काले बालों वाले आदमी को देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। अल्पविराम। हम काले बालों वाला आदमी भौहें सिकोड़ने लगा। उस नजर के सामने उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसने धीरे से नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर जम गए थे। क्या तुम इसी तरह खेलना चाहते हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। तो ऐसा ही हो। आदमी ने अपना दाहिना हाथ आसमान की ओर उठाया और हवा से एक काला हथौड़ा निकाला। वह अपने काले हथौड़े को घुमाते हुए स्नो जायंट के करीब पहुंचा। हथौड़ा स्नो जायंट के सिर पर लगा, जिससे उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। शक्तिशाली बचाव के बावजूद स्नो जायंट इस हथौड़े के एक झटके का विरोध नहीं कर सका। इस कमीने ने हम पर हमला करने की हिम्मत की। नरक में सड़ो, काले बालों वाले आदमी ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसका पैर सामान्य हो गया। हम और लोग, इस बार यह इंसान जैसा लग रहा है, उसने अचानक कहा, एक आदमी को अपनी दिशा में उड़ते हुए देखकर। उस आदमी के पीछे ब्लड ड्रैगन सम्राट चल रहा था। लगता है मुझे किसी और की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। अगर इंसान यहाँ है तो उनका शहर भी पास में ही होगा। मैं यहाँ जरूर मौज मस्ती कर सकता हूँ, काले बालों वाले आदमी ने दक्ष की ओर उड़ते हुए कहा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। क्या ये कोई दूसरा इंसान है जो मैं देख रहा हूँ? क्या तुमने नहीं कहा था कि इंसान यहाँ नहीं आ सकते? फिर वह कैसे आ पाया? दक्ष ने भी दूर से काले कछुए के वारिस को देखा था। मुझे कैसे? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इसे पता चलेगा, शायद वह भी अमर दुनिया से कोई है। रक्त ड्रैगन सम्राट ने उत्तर दिया। रुको, क्या तुम उसके पास उस शरीर को देख रहे हो? मुझे लगता है कि वह एक हिम विशालकाय था। इस व्यक्ति ने उसे मार डाला। वह कमजोर नहीं होना चाहिए। सतर्क रहो। मैंने भी देखा। वह हमारी ओर आ रहा है। देखते हैं वह कौन है और क्या चाहता है, दक्ष ने धीमी गति से कहा। जल्द ही वह और काला कछुआ वारिस एक दूसरे के सामने रुक गए। तुम इंसान, मुझे बताओ कि हम कहाँ हैं? ये कौन सी दुनिया है? काले बालों वाले आदमी ने दक्ष से पूछा। और सबसे नजदीकी इंसानी शहर कितनी दूर है? मानव, वह इस तरह क्यों बात कर रहा है? क्या वह भी मानव नहीं है? दक्ष ऊर्जा जिज्ञासु, उसने फिर भी जवाब दिया। ये जानवरों की दुनिया है, यहाँ जानवरों का कब्जा है। यहाँ आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। इंसानों का शहर तो दूर की बात है। यहाँ सिर्फ जानवरों के शहर हैं। इंसानों को यहाँ आने की अनुमति भी नहीं है। ये बहुत बुरा झूठ है इंसान। अगर यह सच है तो तुम यहाँ क्यों हो? हमारे साथ मजाक करना बंद करो, नहीं तो परिणाम बुरे होंगे। हमारा धैर्य असीमित नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कुछ खोज रहा हूँ। इसलिए मैं अमर दुनिया से यहाँ आया हूँ, दक्ष ने समझाया। अल्पविराम। अमर दुनिया है ना? वह कमजोर दुनिया। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि तुम इसे अमर दुनिया क्यों कहते हो। मेरा मतलब है, तुम सब इतने कम समय तक जीवित रहते हो, फिर भी तुम खुद को अमर कहने की हिम्मत कैसे करते हो? ये वाकई मजेदार है, काले बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। छोटा जीवन काल, क्या वह सचमुच लाखों वर्षों को छोटा समय कह रहा है? क्या मैं स्नैक मोनाक और ब्लड ड्रैगन सम्राट जैसे किसी और शेखीबाज से मिला हूँ? ऐसा क्यों है कि अब मैं जिससे भी मिलता हूँ वह स्नैक मोनाक जैसा ही होता है? मुझे लगा था कि उसकी बेशर्मी दुर्लभ है। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। तुम अमर दुनिया से नहीं हो? उसने उस आदमी से पूछा। नश्वर दुनिया से किसी का यहाँ आना बुरा नहीं है। नश्वर दुनिया से, उन कमजोर जगहों से, मेरे जैसा कोई व्यक्ति वहाँ कभी पैदा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे नश्वर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। नश्वर दुनिया में मौज मस्ती करना मजेदार है, आदमी ने जवाब दिया। घर वापस आकर सब कुछ बहुत उबाऊ है,
लेकिन मॉर्टल वर्ल्ड में मैं नश्वर लोगों के निरर्थक संघर्षों का आनंद ले सकता हूँ और देख सकता हूँ, क्योंकि वे वर्चस्व के लिए लड़ते हैं, इस बात से अनजान कि उनका शिखर चीजों की भव्य योजना में सबसे कमजोर होने के योग्य भी नहीं है। ऐसे अज्ञानी इंसान, लेकिन मजेदार, उन्होंने आगे कहा। NOWELLBEIN.CO। हालांकि यह बहुत निराशाजनक है। यहाँ कोई मानव शहर नहीं है और मैं साधारण जानवरों के बीच में नहीं रहना चाहता। मुझे लगता है कि यह मेरे नीचे है, उसने आह भरते हुए कहा। उसने आह भरते हुए अपनी जेब से अंगूठी निकाली। मैं 48 घंटे से पहले इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। ये कैसा घटिया खजाना है। इंतजार तो ठीक था क्योंकि मैं नश्वर दुनिया में था, लेकिन इस दुनिया में मैं बोरियत से मर जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? वास्तव में यह आदमी कौन है? साधारण जानवर, कमजोर नश्वर, अमर साधकों का छोटा जीवन काल। जितना अधिक दक्ष ने इस आदमी की बातें सुनी, उतना ही वह भ्रमित होता गया। वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि यह आदमी कहां से था। उसने कहा कि वह नश्वर दुनिया से नहीं था और अनैतिक दुनिया के लिए उसका लहजा कृपालु था। क्या वह वास्तव में अमर दुनिया से था या कहीं और से? अल्पविराम। आप कहां से हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। मैं दूर की जगह से आया हूँ। मेरी चिंता मत करो, लेकिन इस बात की चिंता करो कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उगने लगा तो मैं इस दुनिया को नष्ट करना शुरू कर दूंगा। फिर पिताजी मुझे उन दो दुनियाओं के लिए और भी ज्यादा दोषी ठहराएंगे जिन्हें मैंने पहले ही गलती से नष्ट कर दिया है। काले बालों वाले आदमी ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। ठीक है, मैं तुम्हें अमर दुनिया में भेजने के लिए एक संरचना बना सकता हूँ। दक्ष ने सुझाव दिया कि उस आदमी के साथ खिलवाड़ न करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी कौन था। उसके बात करने के तरीके से दक्ष को लगा कि उसे इस आदमी के साथ बुरे संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने कोशिश की। आपकी नश्वर यात्रा संरचनाएं मुझ पर काम नहीं करती। जैसे ही मैं कोशिश करता हूँ, मेरी आभा संरचना को नष्ट कर देती है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा दबंग होती है, तब भी जब मैं इसे नियंत्रित रखने की कोशिश करता हूँ। संरचनाएं मुझे समायोजित नहीं कर सकती, आदमी ने जवाब दिया। संरचनाएं आपकी आभा को सहन नहीं कर सकती। कैसे? वे मेरी आभा को भी सहन कर सकती हैं। मैंने जो सुना है उसके अनुसार सम्राटों को भी आपकी संरचनाओं से कोई समस्या नहीं है। वे आपके लिए काम क्यों नहीं करेंगे? दक्ष ने पूछा। क्योंकि मेरी स्वर्गीय पशु आभा संरचनाओं को तोड़ देती है। क्या तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? आदमी ने आंखें घुमाते हुए पूछा। स्वर्गीय जानवर आभा। रुको, क्या तुम एक स्वर्गीय जानवर हो? तुम्हारी हरी आंखें, लंबे काले बाल, क्या तुम शाही काले कछुए कबीले से हो? रक्त ड्रैगन सम्राट ने अचानक चौंक कर कहा। वह पहले से ही अस्तित्व में शीर्ष स्तरीय जानवरों में से एक था। केवल स्वर्गीय जानवर ही उससे ऊपर थे। सौभाग्य से उसे उन बीट्स के बारे में जानकारी थी। उसे जो याद था उसके अनुसार केवल काले कछुए कबीले का मानव रूप ही ऐसा था। इसके अलावा उसे कुछ आध्यात्मिक दबाव भी महसूस हो रहा था, जैसे कि वह किसी राजा के सामने खड़ा हो। इससे उससे पहले से ही इस आदमी की पहचान के बारे में संदेह हो रहा था, लेकिन अब वह और भी ज्यादा आश्वस्त हो गया था। अल्पविराम। तुम मेरे बारे में जानते हो। एक छोटे से सांप के लिए बुरा नहीं है। ये सही है। मैं रॉयल ब्लैक कछुआ कबीले से राजकुमार झू चांद हूँ। यहाँ कुछ मौज मस्ती करने आया हूँ, लेकिन अब मैं 2 दिनों के लिए इस बेकार दुनिया में फंस गया हूँ। ये बहुत बुरा है। मैं पहले ही उब गया हूँ। महाराज, कृपया शांत हो जाए। आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? हम एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें हमें भी 2 दिन लगेंगे। आप वे 2 दिन हमारे साथ बिता सकते हैं। उसके बाद जब आपका खजाना तैयार हो जाएगा तो आप जा सकते हैं। कैसा रहेगा? रक्त ड्रैगन सम्राट ने झू चांद को शांत करने की कोशिश करते हुए सुझाव दिया। जहां तक दक्ष का सवाल है, वो पीछे खड़ा हुआ भौहें सिकोड़े हुए था। उसे स्वर्ग के शाही जानवर कुलों के बारे में सुनने की याद आई। वहां बहुत से स्वर्गीय जानवर कबीले थे, लेकिन काला कछुआ सबसे शक्तिशाली में से एक था।
वे अपनी सबसे मजबूत रक्षा के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका हमला भी शक्तिशाली था। जो बात उसे वास्तव में परेशान कर रही थी वह कुछ और थी। वह जानता था कि लिटिल स्नो एक स्वर्गीय असंख्य जानवर है, जिसका संभवतः सभी स्वर्गीय जानवर कबीले पीछा कर रहे थे ताकि वे उसकी शक्तियां चुरा सकें। इसीलिए उसने छोटी बर्फ को जानवरों के क्षेत्र में रखा, उसे इतने लंबे समय तक बाहर नहीं लाया ताकि स्वर्गीय जानवर उसे महसूस न कर सकें। अपने सामने एक स्वर्गीय जानवर को पाकर वह चिंतित हो गया, ये सोचकर कि क्या यह आदमी उस पर छोटी बर्फ को महसूस कर सकता है। इसके अलावा जो जानवर उसके सामने था वह कोई सामान्य स्वर्गीय जानवर नहीं था, वह उनका राजकुमार था। दक्ष को ये भी नहीं पता था कि यह आदमी कितना शक्तिशाली था, क्योंकि वह किसी भी ताकत को महसूस नहीं कर सकता था अपने विशेष वंश के बावजूद, शायद इसलिए क्योंकि जानवर साधना के एक अलग तरीके का इस्तेमाल करते थे। दक्ष को बस यही पता था कि यह आदमी बहुत ताकतवर है। वह वाकई बहुत ताकतवर था, सिर्फ अपनी पहचान की वजह से। इस साधारण दिखने वाले आदमी के सामने अमर दुनिया के सम्राट भी कुछ नहीं थे, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। उसे पूरा यकीन था कि अपने अंधेरे बलिदान का इस्तेमाल करने के बाद भी वह इस आदमी को नहीं हरा सकता, कम से कम अपनी मौजूदा ताकत से तो नहीं। स्वर्ग से लोगों से लड़ने में सक्षम होने से पहले उसे एक लंबा रास्ता तय करना था, और वह ये जानता था। उसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसे अपने दिमाग से काम लेना होगा। ये सही है, आप हमारे साथ क्यों नहीं आते? हम आपको बेहतरीन मनोरंजन का वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों का साथ कुछ न होने से बेहतर है ना? दक्ष ने पूछा। हालांकि वह इस लड़के को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह बेहतर विकल्प था। ऐसा नहीं लगता था कि वह लिटिल स्नो को महसूस कर सकता था, इसलिए अंगूठी अपना जादू चला रही थी, यहाँ तक कि नजदीकी रेंज में भी। इससे इस लड़के के साथ जाने की उसकी ज्यादातर चिंताएं दूर हो गईं। इसके अलावा ये सुरक्षित विकल्प भी था, क्योंकि उसे याद था कि उस आदमी ने क्या कहा था। अल्पविराम। उसने कहा कि अगर वह उग गया तो वह इस दुनिया को उड़ा देगा। ये निश्चित रूप से बुरा था। अगर दुनिया नष्ट हो गई तो वह हमेशा के लिए दुनिया की यात्रा करने वाला पत्थर खो सकता है। इसके अलावा एक स्वर्गीय जानवर के साथ दोस्ती करना निश्चित रूप से बेहतर था, क्योंकि वह उच्च दुनिया में जाने के लिए इस आदमी की मदद ले सकता था। यह शायद सबसे अच्छा विकल्प था। दोस्त। किसी भी इंसान ने मुझे दोस्त कहने की हिम्मत नहीं की, तुम्हें पता है। क्या तुम पहली मुलाकात में ही बहुत ज्यादा आजादी नहीं ले रहे हो? झू चांद ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। खैर, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम कुछ खोजने के लिए डार्क स्पिरिट आइलैंड नामक स्थान पर जा रहे हैं, दक्ष ने जवाब दिया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? झू चांद ने पूछा। हालांकि वह जगह दिलचस्प लगती है। हम क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं? आपके लिए कुछ खास नहीं, ये सिर्फ एक विश्व यात्रा करने वाला पत्थर है, दक्ष ने समझाया, ये जानते हुए कि इन स्वर्गीय जानवरों को उस पत्थर की आवश्यकता नहीं थी। विश्व भ्रमण करने वाला पत्थर? ये सही है, वह चीज मेरे लिए बेकार है। इसका उपयोग केवल किसी को उच्चतर दुनिया में ले जाने के लिए किया जा सकता है। मैं जब चाहूं वहां जा सकता हूं। इसके बजाय मैं नश्वर दुनिया में जाने में दिलचस्पी रखता हूं, झू चांद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर भी आपके साथ आना यहाँ अकेले रहने से शायद कम उबाऊ होगा। मैं आपके साथ आऊंगा, उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा। उसे यह एहसास नहीं था कि यह एक छोटी सी घटना भविष्य को अज्ञात तरीकों से प्रभावित करने वाली थी, तथा दक्ष और उसके लिए कई परेशानियां और अवसर लेकर आए। इन दोनों की मुलाकात के समय ही एक विश्व परिवर्तनकारी घटना घटित हुई थी। अल्पविराम। तो ये डार्क वॉटेवर आइलैंड कहाँ है? ये यहाँ से कितनी दूर है? झू चांद ने पूछा। यह उसी दिशा में है, दक्ष ने उत्तर दिया, उस दिशा की ओर इशारा करते हुए जिधर वह पहले उड़ रहा था। और वहां पहुंचने में एक दिन से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और स्पिरिट आइलैंड में खोज में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि यह हमारे लिए भी खतरनाक जगह है। संक्षेप में, इसमें लगभग 2 दिन लगेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन एक दिन की लंबी यात्रा।
इसमें मजा कैसे आएगा? क्या यह अकेले रहने से बेहतर है? झू चांग ने पूछा। मुझे पता है कि यात्रा लंबी है, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर है। और हमें रास्ते में कुछ दुश्मनों का भी सामना करना पड़ सकता है। हम दुश्मन के इलाके में हैं क्योंकि इस दुनिया में इंसान के दिखने की अनुमति नहीं है, इसलिए यात्रा में कुछ भी हो सकता है। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये भी सच है। दुश्मनों का सामना करना निश्चित रूप से मजेदार होगा, भले ही वे कमजोर हों। वे कहाँ हैं? चलो उन्हें ढूंढते हैं। ये पत्थर ढूंढने से कहीं बेहतर है। झू चांग ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि बीस्ट पैलेस कहाँ है। चलो बस नियति को अपना काम करने देते हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि वह महल हमारे रास्ते में ही हो। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने जवाब दिया। वह नहीं चाहता था कि पत्थर की खोज में देरी हो, क्योंकि जितनी जल्दी वे इसे पा लेंगे उतनी ही जल्दी वह अपने शरीर तक पहुंच सकता था। ठीक है, तो फिर चलें। बहुत हो गई बातें, दक्ष ने कहा। ठीक है, मैं सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ता हूँ, झू चांग ने दक्ष के पीछे उड़ते हुए कहा। रक्त ड्रैगन सम्राट भी दक्ष के पीछे उड़ गया। हालांकि झू चांग ने दक्ष के पीछे उड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन वह जल्द ही उससे आगे निकल गया। उसकी गति बहुत तेज थी। तुम इतनी धीमी गति से क्यों उड़ रहे हो? अन्य स्वर्गीय जानवर हमें धीमा कहते हैं, लेकिन तुम सब की तुलना में मुझे इसके विपरीत लगता है। चलो अपनी गति बढ़ाओ। चलो तेजी से चलते हैं, झू चांग ने दक्ष से कहा, उसके आगे उतरते हुए। दक्ष ने झू चांग को घूर कर देखा। हम कोई स्वर्गीय जानवर नहीं हैं, इसलिए बेशक हम धीमे ही उड़ेंगे। तुम धीरे क्यों नहीं उड़ते? अल्पविराम, मैं पहले से भी धीमी गति से उड़ूंगा। मैं पहले से ही बहुत धीमी गति से उड़ रहा हूँ। इससे भी धीमी गति से उड़ना उबाऊ होगा। तो फिर हम कोई खेल क्यों न खेलें, ताकि तुम बिना बोर हुए धीरे धीरे उड़ सको? दक्ष ने सुझाव दिया। कौन सा खेल? झू चांग ने उत्सुकता से पूछा। यह एक खेल है जिसे सत्य या असत्य के नाम से जाना जाता है। हम तीनों को दो कथन बताने हैं, एक सत्य होगा और एक असत्य। बाकी दो को अनुमान लगाना होगा कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। यदि आपका अनुमान सही है तो आपको एक अंक मिलेगा, यदि नहीं तो आपको अंक नहीं मिलेगा। हम तब तक खेल सकते हैं जब तक कि एक व्यक्ति 10 अंक तक नहीं पहुंच जाता, और वह व्यक्ति विजेता होगा जिसे कुछ विशेष मिलेगा, दक्ष ने सुझाव दिया। उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? मेरा मतलब है मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मैं कभी हारता नहीं हूँ। झू चांग ने पूछा। उसे क्या मिलेगा? चूंकि हम ये खेल खेल रहे हैं तो चलिए इसे एक उच्च दांव वाला खेल बनाते हैं। जीतने वाला कोई भी एक इच्छा मांग सकता है। वह बाकी दो लोगों से उसके लिए एक काम करने के लिए कह सकता है। चाहे वह कुछ भी मांगे, हारने वालों को वह करना चाहिए, दक्ष ने सुझाव दिया। ये कैसा है? ठीक है, मैं पहले ही तुम दोनों से वही करने के लिए कह सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं खेलूंगा क्योंकि ये दिलचस्प लगता है। झू चांग ने थोड़ा उत्साहित होकर सहमति जताई। उसने पहले कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए ये रोमांचक था। रुको, क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? बेशक तुम एक दूसरे का सच और झूठ जान जाओगे। ये तुम्हारे लिए अनुचित लाभ है, झू चांग ने अचानक कहा। उसे कुछ एहसास हुआ। नहीं, सच में वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, चिंता मत करो। वैसे भी केवल एक ही व्यक्ति जीत सकता है, दो नहीं। तो मैं उसके लिए इसे आसान क्यों बनाऊंगा? मैं भी तो जीतना चाहता हूँ, आखिरकार, दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। ये भी सच है। एक और सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? मेरा मतलब है, अगर मैं सही अनुमान लगा भी लूं, तो मुझे गलत कहने से तुम्हें क्या रोक रहा है, ताकि मैं बात को समझ न सकूं? झू चांग ने एक और सवाल उठाते हुए पूछा। तुम्हें बस हम पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हम तुम पर भरोसा करेंगे। मेरा मतलब है, इस तरह के खेल में केवल कमजोर और घटिया लोग ही धोखा देते हैं। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, और मुझे यकीन है कि तुम भी वैसा नहीं बनना चाहोगे। हारना धोखा देने से बेहतर है ना?
दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। ये भी सच है, आपकी बात में दम है। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करूंगा। चलो खेल शुरू करते हैं। कौन पहले जाएगा? झू चांग ने उत्साहित होकर पूछा। उसके पहले कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह कभी खेल नहीं खेलता था। वह अभी भी दक्ष को अपना दोस्त नहीं मानता था, लेकिन किसी के साथ इस तरह से खेलना और प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए मजेदार था। वह वाकई बहुत उत्साहित था। आप पहले जा सकते हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हमें 2 बयान दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि उनमें से केवल एक ही झूठ हो। समझे? दक्ष ने पूछा। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो न समझूं। मैं समझता हूं, इसलिए मेरे 2 कथन ये हैं। अल्पविराम। पहला कथन यह है कि मेरे अपने कबीले के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और दूसरा कथन यह है कि मैं एक ही हमले में अमर दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूं। एक चुन लो। झू चांग ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। उसे यकीन था कि दक्ष सच का अंदाजा नहीं लगा सकता। उसने जानबूझकर ऐसे कठिन विकल्प चुने थे क्योंकि वह जानता था कि इससे वह अनुमान लगाने में असमर्थ हो जाएगा। दक्ष को यह पता नहीं चल सकता था कि उसका पीछा किया जा रहा है। इसके अलावा वह अमर दुनिया से कोई था। दुनिया के बारे में उसकी सीमित समझ थी। वह निश्चित रूप से नहीं जानता था कि स्वर्गीय जानवर कितना शक्तिशाली हो सकता है। वह निस्संदेह अज्ञात से डरने वाला था और विश्वास करता था कि वह एक ही हमले में अमर दुनिया को नष्ट कर सकता है। वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। यह उसके पिता थे जो एक ही हमले में यह उपलब्धि हासिल कर सकते थे, लेकिन उसके लिए ऐसा करने के लिए कम से कम 2 हमले करने पड़े। तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा पीछा करने की हिम्मत कौन कर सकता है। तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। वैसे भी ये सच है। इसका मतलब ये होगा कि तुम एक हमले में अमर दुनिया को नष्ट नहीं कर सकते। तुमने इतनी आसानी से कैसे अनुमान लगा लिया? झू चांग ने आश्चर्य से कहा। वह समझ नहीं पाया कि दक्ष इतना अच्छा कैसे था। तुम इस दुनिया में आए जहां कोई इंसान नहीं रहता। अब यह एक संयोग हो सकता है कि तुम यहां आ गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें पिछली दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर किया था, दक्ष ने समझाया। उन्होंने आगे कहा, यहीं से मुझे अंदाजा हुआ कि क्या हुआ होगा। किसी भी मामले में यह एक शुद्ध अनुमान था, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं सही होने जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी उसका उत्तर चुनता हूँ। एक अंक मेरे लिए भी, रक्त ड्रैगन सम्राट ने भी कहा। मुझे खेद है, लेकिन आप बहुत देर से आए हैं। आपको अपना उत्तर कथन के साथ देना चाहिए था। उसने पहले ही मेरा उत्तर स्वीकार कर लिया है। अब आपको अंक देना गलत होगा। अगली बार सही समय पर अनुमान लगाना, दक्ष ने नियमों का पालन करते हुए सांप सम्राट को याद दिलाया। तुम ठीक है, मैं अगली बार जल्दी आऊंगा, रक्त ड्रैगन सम्राट ने सहमति जताई। अगला कौन है? झू चांग ने पूछा। मैं आगे जाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया। हालांकि वे तीनों बातें कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उड़ना बंद नहीं किया क्योंकि यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसी समय दक्ष ने अपनी नजर आसपास पर बनाए रखी ताकि वह किसी भी दुश्मन को न चूके। आप पहले जा सकते हैं, दक्ष ने रक्त ड्रैगन सम्राट से कहा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। तीनों का छोटा सा खेल जारी रहा और वे आगे बढ़ते गए, हिम साम्राज्य में और भी गहरे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि हिम साम्राज्य का शाही कबीला कहाँ रहता है। जबकि दक्ष और रक्त ड्रैगन सम्राट रॉयल बीस्ट परिवार के आमने सामने नहीं आना चाहते थे, झू चांग चाहता था कि ऐसा हो ताकि उसके जीवन में कुछ उत्साह आ सके। दुर्भाग्य से ये झू चांग था जिसकी इच्छा पूरी होने के करीब लग रही थी, क्योंकि जिस दिशा में वे उड़ रहे थे वह रॉयल सिटी की दिशा थी जहां स्नो बीस्ट कबीला रहता था, जो न केवल इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली कबीला था बल्कि सबसे मजबूत शाही कबीलों में से एक भी था। स्नो एम्पायर का शाही कबीला एक शक्तिशाली कबीला था जो अपनी भयंकर युद्ध क्षमता और क्रूरता के लिए जाना जाता था। इस समय स्नो सिटी में एक प्रतियोगिता भी चल रही थी जहां स्नो बीस्ट कबीले के वारिस एक दूसरे के आमने सामने थे। ये तय करने की प्रतियोगिता थी कि कौन सा वारिस कबीले का नया नेता बनने जा रहा है।
स्नो बीस्ट कबीले का बीस्ट राजा भी इस प्रतियोगिता को देखने आया था। वह उत्सुक था कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि उसे भी यह नहीं पता था। वहां कई भेड़िए पागलों की तरह चीखने लगे। उनकी चीखें पूरे शाही शहर में गूंज उठी, जिससे अंदर मौजूद हर कोई सतर्क हो गया। हिम पशु राजा ने भी दूसरों की तरह चीख सुनी। उसने ऊपर देखा और आश्चर्य से पूछा कि उनके पवित्र स्थान में घुसपैठ करने की हिम्मत किसने की। यार, ये लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं। अगर ये इसी तरह चिल्लाते रहे तो मैं बहरा हो जाऊंगा, झू चांद ने सिर हिलाते हुए कहा। झू चांद को शोरगुल से निराशा हुई। भेड़ियों की चीखें उसे बहुत परेशान कर रही थीं। चुप रहो, वह क्रोधित होकर चिल्लाया। उसी समय उसने हाथ हिलाकर आक्रमण भी किया। दोनों भेड़ियों के ऊपर आसमान में कछुए जैसा एक खोल दिखाई दिया, जो अविश्वसनीय बल के साथ नीचे गिरा। खोल जमीन पर गिर गया, जिससे दोनों भेड़िए ऐसे कुचल गए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। दोनों भेड़िए मर गए। खोल जल्द ही गायब हो गया और एक गहरा गड्ढा और खून दिखाई दिया, जहां पहले भेड़िए हुआ करते थे। शोर आखिरकार बंद हो गया था। ये बहुत बेहतर है, झू चांद ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भी नहीं रुका, शहर में प्रवेश करते हुए। उसके पीछे दक्ष और ब्लड ड्रैगन सम्राट भी प्रवेश कर गए। ये पहली बार था जब दक्ष ने झू चांद का हमला देखा था। ये किसी भी तरह से प्रभावशाली नहीं था, खासकर तब जब झू चांद भी इस ब्रह्मांड की शक्तियों से बंधा हुआ था। वह इस दुनिया की सीमा से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। तो एक तरह से उस समय उसकी और दक्ष की सीमा एक जैसी थी, लेकिन दक्ष को लग रहा था कि यह हमला उसके अपने हमलों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। यह एक बड़े पैमाने पर किया गया हमला था जो बहुत शक्तिशाली था। मुझे लगता है कि मुझे लड़ाई में शामिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह सब कुछ संभाल लेगा। यह अच्छा भी है, उसे खेलने दो, दक्ष ने झू चांद के साथ शहर में प्रवेश करते हुए सोचा। झू चांद को जल्द ही वह अखाड़ा मिल गया जहां हिम जानवर राजा और अन्य लोग मौजूद थे। हाउल को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए जानवर इस जगह को छोड़कर नहीं जा पाए थे। आह, इतने सारे जानवर, कमाल है। मैं इस जगह का आनंद ले सकता हूँ। दक्ष, आगे बढ़ो और उनसे लड़ो, मुझे शो देखने दो, झू चांद ने कहा। तुम चाहते हो कि मैं लड़ूं? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। और कौन? अगर मैं लड़ूंगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। कोई चुनौती नहीं होगी और कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लड़ते हैं तो यह अलग है ना? झू चांद ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन अगर मैं लड़ता हूँ तो यह मेरे लिए मजेदार होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ देखकर ठीक हो? तुम्हें पता है, अगर मैं उनसे लड़ता हूँ तो वे लोग सोच सकते हैं कि तुम मेरे अधीनस्थ हो और मैं तुम्हारा नेता हूँ। मेरा मतलब है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अपमानजनक नहीं होगा? दक्ष ने झू चांद को अपना विचार बदलने के लिए कहा। हाँ, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आपकी बात सही है। पहली छाप निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है, झू चांद ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। मैं इस बारे में गहराई से सोचने के लिए छोड़ देता हूँ। झू चांद तैरते हुए नीचे आया और अखाड़े के अंदर उतरा, अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर मैं लड़ूंगा तो ये बहुत आसान होगा, और अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो यह अपमानजनक होगा। झू चांद को सोच में डूबा देखकर दक्ष अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह आदमी कभी कभी सचमुच एक बच्चे जैसा होता था। तुम घुसपैठिए हो, जानवरों की दुनिया में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की ओर से एक शक्तिशाली दहाड़ सुनाई दी। स्नो बीस्ट किंग भी इंसान जैसा ही दिखता था। दरअसल उसकी त्वचा भी इंसानों जैसी थी। उसकी खूबसूरत सफेद आंखें थीं और उसके सिर पर 2 क्रिस्टल सींग थे। उसके हाथ की जगह बर्फ के पंजे थे। हिम पशु राजा नंगे सीने बैठा था, जिससे उसकी मांसपेशियां दिख रही थीं। चुप रहो, मुझे सोचने दो, मुझे परेशान मत करो, झू चांद ने निराश होकर चिल्लाया। वह दक्ष के सवाल के बारे में सोचते हुए किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहता था। वह ऐसा तरीका खोजना चाहता था जहां वह अपनी गरिमा बनाए रखते हुए मौजमस्ती भी कर सके। बकवास।
पहरेदारों, उस घिनौने जानवर को मार डालो। स्नो बीस्ट किंग को गुस्सा आ गया क्योंकि किसी ने उससे इस तरह अपमानजनक तरीके से बात की थी। उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया जब उसने सोचा कि यह कितना शर्मनाक था। उसने अपने सुरक्षा कर्मियों को झू चांद पर हमला करने का आदेश दिया ताकि वह उसे मार सके। मुझे एक तरीका सूझा। मैं अपनी शक्तियों को यहाँ इस्तेमाल करने की अनुमति के केवल एक अंश तक सीमित कर सकता हूँ। यह मुझे उनके स्तर के करीब ले आएगा और चीजें थोड़ी मुश्किल बना देगा। यह मजेदार और दिलचस्प हो सकता है। झू चांद ने अचानक एक विचार सोचते हुए कहा। उसके पीछे खड़े होकर दक्ष ने मुस्कुराकर कहा। अब वह तस्वीर से बाहर था। सब कुछ झू चांद संभालेगा और वह आजाद था। अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर दक्ष पीछे शांत भाव से खड़ा था और झू चांद की ओर बढ़ते हुए दर्जनों हिम जानवरों को देख रहा था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि वे किसी इंसान का नहीं बल्कि एक स्वर्गीय जानवर का सामना कर रहे थे जो आसानी से इस दुनिया को नष्ट कर सकता था। वे न केवल उसका अपमान कर रहे थे बल्कि वे उससे युद्ध भी कर रहे थे। इतने सारे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए गए कि दक्ष हैरान रह गया। झू चांद ने अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए सीमित कर लिया और मुस्कुराते हुए उसने अपनी अंगुलियों को चटकाया, दुश्मनों को अपनी ओर आते हुए देखा। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, क्या तुम्हें मेरा बेटा अब तक नहीं मिला? स्वर्गीय लोकों में से एक में एक बैठक हो रही थी। काले कछुए कबीले का मुखिया सिंहासन पर बैठा था। वह परेशान था और नीचे खड़े आदमी को घूर रहा था। मुझे खेद है महाराज, हमने उसे कुछ बार ढूंढा लेकिन वह हमेशा भाग जाता है। ये सब उसके पास मौजूद खजाने की वजह से है। चाहे हम कुछ भी करें, हम उसे कभी नहीं रोक सकते, आदमी ने जवाब दिया। वह खजाना सचमुच भागने के लिए बहुत शक्तिशाली खजाना है। जब तक उसके पास वह खजाना है, हम उसे रोक नहीं सकते। उसने आगे कहा, ये बच्चा, वह वापस आने से क्यों मना कर रहा है? क्या नश्वर लोगों के साथ घुलना मिलना इतना मजेदार है? वह इसे कैसे जारी रख सकता है? कुलपति ने पूछा। वह खजाना, सभी खजानों में से उसे जाने से पहले बस यही एक खजाना चुराना था। जनरल ने अपना सिर नीचे झुका रखा और हस्तक्षेप नहीं किया। यही तो मैं कह रहा था। अगर हम उसे नीचे लाना चाहते हैं तो हमें पहले उस खजाने का ध्यान रखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे करेंगे? उन्होंने पूछा। और ठीक है, इस बार हम उसे वापस लाने के लिए खुद वहां आएंगे। इस बार जब तुम उसे पाओ तो उसके पास मत जाना। इसके बजाय पहले हमें इसकी सूचना देना। हम खुद आकर उससे बात करेंगे, कुलपति ने घोषणा की। हाँ महाराज, इस बार जब हम उसे खोज लेंगे तो सबसे पहले आपको सूचित करेंगे, जनरल ने कहा और जाने से पहले सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जब जनरल चले गए तो काला कछुआ कुलपति अपने कक्ष में अकेला रह गया तथा किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि एक व्यक्ति ने कक्ष के अंदर कदम रखा। महाराज, फीनिक्स रानी आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, उन्होंने काले कछुए राजा को सूचित किया। वह यहाँ क्या कर रही है? ठीक है, उसे अंदर भेजो, उसने शांति से कहा। फीनिक्स रानी को अंदर भेजो, ब्लैक टॉर्टोइस मास्टर ने अपने आदमियों से कहा जो आदेश सुनकर चले गए। आदमी जल्द ही फीनिक्स रानी को सूचित करने के लिए चले गए। दरवाजा फिर से खुला और एक लाल बालों वाली महिला अंदर दाखिल हुई। उसके बाल चमकती लपटों के समान रंग के लग रहे थे। उसकी आंखों की बात करें तो वे गहरे लाल रंग की थीं। वह महिला लाल रंग का चमकीला गाउन पहने हुए गर्व से चल रही थी। नमस्कार, फीनिक्स की शानदार रानी ने इस बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला कैसे किया? काले कछुए के कुलपति ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। झू चेंग, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्या ग्लोरियस, लाल बालों वाली महिला ने पूछा। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? बेशक आप कर सकते हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप पिछले 3000 सालों में एक बार भी क्यों नहीं आए और अब क्यों आए? काले कछुए के कुलपति ने पूछा। अब चक्कर लगाना बंद करो, मुझे बताओ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। NOWELLBEIN.CO
ठीक है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लाल बालों वाली महिला ने विषय पर आते हुए कहा। तुमने मुझसे मदद मांगी, जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। क्या हुआ? झू चेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे किसी को ढूंढने में मदद करें, लाल बालों वाली महिला ने जवाब दिया। उसके अनुरोध ने झू चेंग को आह भरने पर मजबूर कर दिया। मैं इस समय अपने बेटे को भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैं किसी और की मदद कैसे कर सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए सोचा। ठीक है, आप किसे ढूंढना चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ, उन्होंने अंततः कहा। अल्पविराम, यह मेरी बेटी के बारे में है। वह घर से भाग गई, लाल बालों वाली महिला ने कहा। मैं उसे खोजने के लिए अपने कबीले के सभी लोगों की मदद ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह काफी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। तुम्हारी बेटी भी घर से भाग गई? झू चेंग ने चौंकते हुए पूछा। आजकल हर कोई घर से क्यों भाग रहा है? आप सबका क्या मतलब है? क्या आपकी बेटी भी भाग गई? रुको, जहाँ तक मुझे पता है आपकी तो कोई बेटी भी नहीं है। लाल बालों वाली महिला उसके शब्दों से भ्रमित हो गई। मुझे पता है, मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ। वह बेवकूफ भी भाग गया। आपका बेटा क्यों भाग गया? क्या आप भी उसकी शादी करवाने की कोशिश कर रहे थे? फीनिक्स रानी ने पूछा। उसकी शादी करवा दो, मेरा बेटा अभी बच्चा ही है। मैं उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ? इसके बजाय वह ये कहते हुए भाग गया कि वह नश्वर दुनिया में जाना चाहता है और कुछ मौज मस्ती करना चाहता है, क्योंकि वह यहाँ उब रहा था, काले कछुए के कुलपति ने समझाया। हाँ ठीक है, मैं भूल गया कि तुम्हारा जीवन चक्र अलग है। जब हमारे कबीले में लोग वयस्क हो जाते हैं तो तुम्हारे कबीले में वे अभी भी बच्चे ही रहते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत है। वह छोटा है, वह बस मौज मस्ती करना चाहता है। सभी नश्वर दुनियाओं को देखने के बाद वह वापस लौट आएगा। अब मेरे मामले में यह अलग है। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी कभी वापस आएगी। मुझे उसे ढूंढना होगा। आपकी बेटी क्यों भाग गई? काले कछुए के पिता ने पूछा। रुको, क्योंकि तुम उसकी शादी करवा रहे थे। क्या वह नाराज थी? क्या तुम उसे मजबूर कर रहे थे? शायद वह शादी के लिए काफी बड़ी हो गई है। मेरे दिमाग में भी एक अच्छा लड़का था। मैंने उससे बस इतना कहा कि अगर वह शादी कर ले तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने यह बात शायद बहुत बार कही होगी, फीनिक्स क्वीन ने गहरी सांस लेते हुए स्वीकार किया। कुछ दिन पहले मुझे उसके कमरे में एक पत्र मिला। उसने काले कछुए कबीले के स्वामी को एक पत्र देते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने पत्र खोला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह मेरी लगातार उसकी शादी के बारे में बात करने से परेशान हो गई है और वह स्वतंत्र जीवन जीने के लिए घर छोड़ रही है। उसने ये भी कहा कि वह कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। मुझे उसे वापस लाना होगा ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। फीनिक्स रानी ने पत्र की विषय वस्तु को समझाया, जबकि काला कछुआ मास्टर उसे पढ़ रहा था। अल्पविराम, आपकी स्थिति वाकई खराब लगती है, लेकिन नतीजा वही है। हमारे दोनों बच्चे घर से दूर हैं, ब्लैक टॉर्टोइस पैट्रियार्क ने कहा। मुझे लगता है कि आपकी बेटी को भी नश्वर दुनिया में होना चाहिए। उसके लिए छिपने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। वहाँ कई विकल्प हैं। तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा। शायद मुझे संदेह है कि वह किसी उच्चतर दुनिया में जाएगी, लेकिन अगर उसे उच्चतर दुनिया में जाना होता तो वह स्वर्ग को चुनती। इसलिए वह शायद स्वर्ग, अमर दुनिया या नश्वर दुनिया में छिपी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वह अन्य जानवरों के लोकों में जाएगी। फीनिक्स क्वीन ने सहमति जताई। मैं अपने आदमियों से कहूंगा कि वे नश्वर दुनियाओं में खोजबीन करते समय तुम्हारी बेटी की भी तलाश करें, काले कछुए के कुलपति ने सहमति जताई। जहां तक अमर दुनिया और स्वर्गीय क्षेत्र की बात है, तो तुम अपने लोगों को भेज सकते हो। मेरे संसाधन पहले से ही कम है, क्योंकि मेरे आदमी हजारों नश्वर दुनियाओं की खोज कर रहे हैं। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम।
जबकि 2 स्वर्गीय पशु राजाओं को शामिल करते हुए काले कछुआ क्षेत्र में एक लंबी दूरी की खोज की योजना बनाई जा रही थी। लक्ष्यों में से एक पशु दुनिया के अंदर था, दुश्मनों का सामना कर रहा था। झू चांग ने पहले ही अपनी ताकत सीमित कर ली थी ताकि वह युद्ध को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सके। 2 हिम जानवर उसकी ओर दौड़े। हिम जानवरों के पंजे बढ़ गए, लंबे और ब्लेड की तरह तीखे हो गए। हिम जानवरों में से एक झू चांग के पास पहुंचा और अपने पंजों से झू चांग की गर्दन पर हमला कर दिया। हिम जानवर की गति इतनी तेज थी कि रक्त ड्रैगन सम्राट को केवल एक छाया ही दिखाई दी, इससे पहले कि वह हिम जानवर के पंजे को झू चांग की गर्दन से मात्र कुछ इंच की दूरी पर पाता। वह मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था। तुम बहुत धीमे हो, झू चांग ने आह भरते हुए टिप्पणी की। उसने स्नो बीस्ट का हाथ पकड़ लिया, ठीक उसी समय जब वह उसकी गर्दन काटने वाला था। और लोग हमें धीमा कहते हैं। ये दुनिया कितनी पक्षपातपूर्ण है। स्नो बीस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने धीरे से नीचे देखा। उसे एहसास हुआ कि झू चांग का हाथ उसके हाथ के अंदर फंस गया था, उसके दिल को पकड़ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, झू चांग ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसके साथ दिल भी ले आया। उसने अपनी आंखों के सामने ही स्नो बीस्ट के दिल को कुचल दिया। मुझे कहना होगा, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारा दिल भी तुम्हारे हाथों की तरह थोड़ा ठंडा होगा। मैं निराश हूँ, झू चांग ने कुचले हुए दिल को एक तरफ फेंकते हुए कहा। उसने उसी समय स्नो बीस्ट के शरीर को भी उछाला और फिर अगले स्नो बीस्ट की ओर देखा, जो वहीं जम गया था और स्तब्ध था। तुम वहां क्यों खड़े हो? मैंने भी अब अपनी ताकत सीमित कर ली है। तुम्हें और क्या चाहिए? पीछे खड़े होकर दक्ष ने झू चांग की लड़ाई देखी, जो एक लड़ाई कम और एक उपहासपूर्ण घटना अधिक लग रही थी। अल्पविराम, वह उन सब का खुलेआम मजाक उड़ा रहा था, हालांकि वह निश्चित रूप से मजबूत था। तुम आ रहे हो या नहीं? झू चांग ने फिर पूछा। उसे एहसास हुआ कि दूसरा हिम जानवर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इस बार वह खुद हिल गया और पलक झपकते ही हिम जानवर के सामने आ गया। उसने हिम जानवर की गर्दन पकड़ ली, उसे कुचल दिया और फिर उसे भी फेंक दिया। मैं तुम सबको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, मुझ पर ठीक से हमला करो, मुझे मजा करने दो। या तो तुम गंभीर हो जाओ और मुझे मारने की कोशिश करो, या मैं गंभीर हो जाऊंगा और तुम सबको मिटा दूंगा इससे पहले कि तुम समझो कि अभी क्या हुआ है। आखिरी चेतावनी, इसे मेरे लिए मजेदार बनाओ। झू चांग चिल्लाया, सीधे हिम जानवर सम्राट को घूरते हुए, धमकी देते हुए उसके अधिकार को चुनौती दी। बकवास, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने 2 गार्डों को मार दिया, तुम सोचते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? बहुत हो गया। बर्फ के जानवर राजा जमीन पर अपना पैर पटकते हुए खड़ा हो गया। अब कोई सीमा नहीं है। सभी लोग उस पर हमला करें। जो भी उसे मार देगा उसे मुझसे एक विशेष इनाम मिलेगा। उसे स्नो बीस्ट साम्राज्य की ताकत दिखाएं। उसने जारी रखा। अब मैं यही बात कर रहा हूँ। यह मजेदार है, झू चांग ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अखाड़े का दरवाजा खुला तो और जानवर बाहर आ गए। इस बार 10 हिम दानव अंदर आ गए थे। उन सभी 10 ने घुसपैठियों के समूह को देखा और अपनी हिम निगाहों का असर दिखाया। ये फिर से, झू चांग ने बुदबुदाया। उसे एहसास हुआ कि उसके पैर बर्फ में बदलने लगे थे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि ब्लड ड्रैगन भी बर्फ में बदलने लगा था। चूंकि वह छोटा था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि उसका आधा शरीर बर्फ में बदल गया है। उसने खुद को बचाने और ज्यादा समय देने के लिए बड़ा होना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? उन्हें मार डालो इससे पहले कि हम सब बर्फ में बदल जाएं। उसने दक्ष पर चिल्लाया, जिसके पैर भी बर्फ में बदल गए थे। अल्पविराम, उन्हें बस मुझे भी इसमें शामिल करना था, है न? दक्ष ने निराश होकर पूछा। वह इस लड़ाई से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब जब वह खतरे में था तो वह भी इसमें शामिल हो गया। वह तुरंत गायब हो गया और एक हिम दानव के पीछे दिखाई दिया। उसने अपनी समय की तलवार नहीं निकाली क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि झू चांग उसे पहचान पाएगा या नहीं।
इसके बजाय उसने अपने समय से अपनी राजा की तलवार निकाली और उसे स्नो जायंट पर फेंक दिया। उसकी तलवार ने स्नो जायंट का सिर काट दिया, लेकिन उसके पैर सामान्य नहीं हुए। इसके बजाय अब तक उसके घुटने भी बर्फ में बदल चुके थे। यार, ये तो बहुत परेशान करने वाला है, झू चांग ने अपने ठंडे पैरों को देखते हुए बड़बड़ाया। उसी समय सैकड़ों हिम जानवर उसकी ओर दौड़े और एक ही समय में हमला करने लगे। NOWELLBEATJAN.CO 1 मिनट रुको, पहले मुझे उनसे निपटने दो, झू चांग ने चिल्लाते हुए अपने चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया। अवरोध पर सैकड़ों हमले हुए, लेकिन वे अवरोध पर एक भी वार करने में सफल नहीं हुए। उसी समय झू चांग ने अपना एक कौशल दिखाते हुए अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया। आसमान में वही कछुआ खोल दिखाई दिया जिसने हाल ही में हिम साम्राज्य के प्रवेश द्वार पर भेड़ियों को कुचल दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह खोल उससे भी बड़ा था और यह हिम दिग्गजों के ऊपर दिखाई दिया। विशाल गोला गिरने लगा। दक्ष ने देखा कि गोला उसके ऊपर गिर रहा है। उसने पहले ही 7 हिम दिग्गजों को मार दिया था। उनमें से केवल 3 ही बचे थे जो झू चांग के हमले के समय मारे जाने के कगार पर थे। आखिरी क्षण में दक्ष ने हमले से बचते हुए रक्त ड्रैगन सम्राट के पास टेलीपोर्ट किया। यह विशाल गोला 3 हिम दानवों और लगभग 50 हिम जानवरों पर गिरा, जिससे वे सभी मारे गए। तुमने मुझे भी लगभग मार डाला था, दक्ष झू चांग पर चिल्लाया। अल्पविराम, हाँ, मैंने तुम्हें उनके पास टेलीपोर्ट होते देखा। मुझे पता है कि तुम उस हमले को चकमा दे सकते हो। चिंता मत करो, यह कोई गंभीर बात नहीं थी। इसके अलावा मैं अपना भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ना चाहता था, झू चांग ने जवाब दिया। वैसे भी जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वही ये है कि तुम लड़ाई में शामिल हो। इसके अलावा मैंने इसके बारे में सोचा। मुझे पता है कि मैं इसे और कैसे मजेदार बना सकता हूँ। चलो इसे पूरा करते हैं। देखते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा मार सकता है। मुझे पहले से ही 60 पसंद थे। दूसरी ओर तुमने 7 को मार डाला। चलो जारी रखते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं जीत गया तो मुझे क्या मिलेगा? दक्ष ने पूछा। हाँ, आप अनुमान लगाने का खेल जीत सकते हैं, लेकिन हम यहाँ लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है, झू चांग ने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? जब तक कोई योग्य पुरस्कार नहीं होगा मैं शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं अभी भी गुस्से में हूँ, दक्ष ने कहा। अगर तुम जीत जाओगी तो मैं तुम्हारे कहे अनुसार कोई भी 10 काम करूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें बॉस भी कहूंगी। चूंकि ये होने वाला नहीं है, इसलिए मुझे परवाह नहीं कि मैं कितनी चीजें ऑफर करती हूँ। तुम इसमें कभी नहीं जीत सकते, भले ही मैंने अपनी शक्तियों को सीमित कर दिया हो, झू चेंग ने हंसते हुए कहा। वह अभी भी उस अवरोध के अंदर था जिसे उसने दक्ष की ओर बढ़ाया था। बाधा के बाहर सैकड़ों जानवर हमला कर रहे थे, लेकिन झू चांग ने उनकी परवाह भी नहीं की। तो तुम मुझे अपना बॉस कहोगे और कोई भी 10 काम करोगे? मैं पूछता हूँ, चाहे वो काम कुछ भी हो, तुम वो सब करोगे? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। यह एक अच्छा प्रस्ताव था। हाँ, हालांकि मुझे पता है कि तुम नहीं जीतोगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूंगा कि 100 अरब में से एक मौके पर अगर तुम जीत गए तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो और मैं वह करूंगा, बशर्ते कि इसमें खुद को मारना शामिल न हो। मैं अपना वादा निभाने के लिए स्वर्गीय शपथ लेता हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करते हो? झू चांग ने टूर्नामेंट के लिए उत्साहित होकर पूछा। वह हमेशा उसकी तलाश में रहता था और अब उसे विश्वास था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो चीजों को मजेदार बना सकता है। उसे इस आनंद को पाने के लिए दक्ष को प्रोत्साहन देने की परवाह नहीं थी। ठीक है, मैं प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। जो भी ज्यादा जानवरों को मारेगा वह इस लड़ाई को जीतेगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे विश्वास था कि उसे वह सबसे अच्छी चीज मिली है जो उसे मिल सकती थी। यदि वह प्रतियोगिता जीत जाता तो उसे मूलतः एक जिन मिलता जो उसकी 10 इच्छाएं पूरी कर सकता था, जिनमें से एक निश्चित रूप से फीनिक्स रक्त प्राप्त करने से संबंधित हो सकती थी।
जैसे फीनिक्स एक स्वर्गीय जानवर था, वैसे ही झू चांग भी एक स्वर्गीय जानवर था। वह निश्चित रूप से एक साधारण फीनिक्स को हराकर उसका खून अपने लिए प्राप्त कर सकता था, और उस खून से वह सांप सम्राट की रक्त रेखा को जगा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो चीजें एकदम सही जगह पर आ रही हो। क्या तुम पहले से ही अपनी जीत की कल्पना कर रहे हो? ज्यादा सपने मत देखो, झू चांग ने अपनी आंखें घुमाते हुए हंसते हुए कहा। तुम्हें अभी भी मुझे हराना है। अल्पविराम, जैसे कि तुम्हें हराना मुश्किल होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन इस बार मैं जरूर जीतूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ये काफी आत्मविश्वास है। दुर्भाग्य से शब्दों का कोई महत्व नहीं है, केवल कार्रवाई का महत्व है। चूंकि तुम कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और लाभ दूंगा। मैं पुराने स्को की गिनती नहीं करूंगा। मैंने पहले ही तुमसे कई गुना अधिक जानवरों को मार दिया है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देंगे। नए सिरे से शुरू करो, झू चांग ने अहंकार से कहा। उसे अपनी क्षमता पर इतना भरोसा था कि उसने दक्ष को अधिक लाभ देने में कोई आपत्ति नहीं की। बाद में अपने फैसले पर पछताना मत, दक्ष ने मुस्कुराते हुए झू चांग को याद दिलाया। वह बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट हो गया और आसमान में ऊपर दिखाई दिया। और इसलिए हम शुरू करते हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने संत राजा के कौशल का उपयोग करते हुए अपनी राजा की तलवार को आकाश में ऊंचा उठाया। उसी समय झू चांग ने भी हमला करने की तैयारी करते हुए अपना बैरियर नीचे कर दिया। इन दोनों लोगों ने मैदान में अलग अलग पक्ष लिया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार उठाई, सैकड़ों भ्रामक तलवारें आसमान में दिखाई देने लगी। ये वही हमला था जो उसने ड्रैगन मंदिर में रक्त ड्रैगन कंकालों के खिलाफ किया था। सैकड़ों तलवारें जमीन पर गिरकर टूट गईं। यह एक ऐसा हमला था जिसने आसमान में ब्लड ड्रैगन कंकाल को भी नष्ट कर दिया। ये शक्तिशाली हमले थे जो स्नो वुल्व्स को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थे। सैकड़ों तलवारें नीचे गिरी और 100 से अधिक हिम जानवरों को घायल कर दिया। अल्पविराम, अपने सैकड़ों सैनिकों को मार गिराते देख हिम पशु राजा हैरान हो गया। ये लोग कौन थे? उनमें से केवल एक ने हिम दिग्गजों को नष्ट किया, जबकि दूसरे ने एक साथ इतने सारे हिम जानवरों को मार डाला। वह जानता था कि उसके गार्ड उसके जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका इतनी आसानी से मर जाना इन घुसपैठियों की ताकत का सबूत था। इसके अलावा झू चांग की बाधा ऐसी थी जो हजारों हमलों का प्रतिरोध कर रही थी। कोई भी हमला बाधा को भेदने में कामयाब नहीं हो पाया था। वह जानता था कि अगर वह एक साथ कई हमलों का सामना कर रहा होता तो भी वह खतरे में पड़ जाता। लेकिन ये लोग फिर भी बिल्कुल ठीक थे। वे निश्चित रूप से साधारण इंसान नहीं थे। इसके अलावा ऐसा नहीं लगता था कि ये लोग नश्वर दुनिया से थे। बीस्ट वर्ल्ड को सबसे शक्तिशाली नश्वर शब्दों में से एक कहा जाता था। स्नो बीस्ट पर इतनी बुरी तरह से हावी होने के लिए दुश्मन नश्वर दुनिया से नहीं हो सकता, उनका मानना था। दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब वह पीछे नहीं हट सकता था। इसके अलावा ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग यहाँ सद्भावना से आए थे। वास्तव में उन्होंने हिम जानवरों का शिकार करने की प्रतियोगिता की थी, जो हिम जानवर राजा के लिए अपमानजनक था। जैसे ही हिम जानवर राजा गहरी सोच में खो गया, झू चांग ने भी हमला कर दिया और सैकड़ों हिम जानवरों को मार डाला। उसने और दक्ष ने हिम जानवरों को मारना जारी रखा। आज स्नो एम्पायर का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं लड़ूंगा, भले ही यह मुझे मेरी अपरिहार्य मृत्यु के करीब ले जाए। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अमर दुनिया से हैं। वे नश्वर दुनिया से परे की ताकत का उपयोग नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से उन्हें मार सकता हूँ, उसने कहा। हजारों हिम जानवर मारे जाने के बाद आखिरकार हिम जानवर राजा उठ खड़ा हुआ। अखाड़े की दीवारें भी टूट चुकी थीं, जहां से अब और अधिक हिम जानवर आ रहे थे। राजा ने एक लक्ष्य चुना। उसने जो लक्ष्य चुना वह था दक्ष। उनका मानना था कि दक्ष ही नेता है, क्योंकि दक्ष युद्ध में शामिल होने वाला आखिरी व्यक्ति था।
झू चांग उनके अनुयायी की तरह लग रहा था जिसे युद्ध के लिए सबसे पहले भेजा गया था। उसकी गलतफहमी ने उसे दक्ष को चुनने पर मजबूर कर दिया। वह दुश्मनों के नेता को खत्म करके उसे बेहतर मौका देना चाहता था। अल्पविराम। वह आदमी बुरा नहीं है, वह वास्तव में उनमें से बहुतों को मार रहा है। जिस तरह से वह उन दिग्गजों को धीरे धीरे मार रहा था, मुझे लगा कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसके पास जीत का अच्छा मौका हो सकता है। मुझे लगता है अब मुझे भी गंभीर होना पड़ेगा। मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। एक नश्वर बॉस को बुलाना शर्मनाक होगा, झू चांद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पीछे खड़े ब्लड ड्रैगन सम्राट ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह इस आदमी को समझ नहीं पाया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं हारने पर दक्ष का गुलाम बनने की चिंता कर रहा होता। आखिरकार उसने भी तो स्वर्ग की शपथ ली है। दूसरी ओर यह आदमी दक्ष को अपना बॉस कहने जैसी छोटी सी बात के बारे में ज्यादा चिंतित है। मैं उसे कभी नहीं समझ पाऊंगा, ब्लड ड्रैगन सम्राट ने निराशा में अपना सिर हिलाते हुए सोचा। झू चांग भी गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। उसने एक बार फिर आसमान में उस विशालकाय शंख को पुकारा, लेकिन इस बार वह आकार में और भी बड़ा था। वास्तव में वह इतना बड़ा था कि उसने पूरे शहर को घेर लिया था। मैं मजे के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहता। मैं एक बार में ही काम पूरा कर लूंगा। मैं इस शहर के सभी जानवरों को मार डालूंगा। फिर हारने का कोई जोखिम नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने ऊपर देखा तो उसके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा गोला दिखाई दिया। ये पूरे शहर के ऊपर आसमान को ढक रहा था। क्या वह पागल हो गया है? मौज मस्ती करने का क्या हुआ? वो हम सबको मार डालेगा, दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। वह झू चांग के पीछे आकर गायब हो गया। जैसे ही दक्ष गायब हुआ, हिम पशु राजा वहां प्रकट हुआ जहां दक्ष खड़ा रहता था। वह कमीना, वह बहुत चालाक है। उसने मेरे छिपे हुए हमले को भी देख लिया। इससे पहले कोई भी मुझसे इस तरह से बचने में कामयाब नहीं हुआ था। उसे कैसे पता चला? उसने आश्चर्य से कहा। उसे नहीं पता था कि दक्ष चला गया था, लेकिन उसकी वजह से नहीं। दक्ष झू चांग के पीछे दिखाई दिया, जो गोले को नीचे गिराने के लिए तैयार था। मुझे पता था। क्या मैंने तुम्हें बहुत डरा दिया? मैं माफी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना चाहिए था, दक्ष ने झू चांग से मुस्कुराते हुए कहा। क्या बकवास है? मैं तुमसे क्यों डरूंगा? झू चांग ने अपना हमला रोकते हुए पूछा। वह दक्ष की ओर मुड़ा और फिर से बैरियर लगा दिया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? क्या इसलिए तुम पूरी प्रतियोगिता को इस तरह खत्म कर रही हो? मेरा मतलब है, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी डर जाता। इसकी चिंता मत करो, इसमें शर्मनाक कुछ भी नहीं है, दक्ष ने हंसते हुए कहा। बकवास, मुझे डर नहीं लग रहा है। जहां तक प्रतियोगिता खत्म करने की बात है, मैं बस थोड़ा ज्यादा उत्सुक हो गया हूँ। ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं साधारण हमले भी करूंगा, झू चांग ने कहा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह जानता था कि दक्ष सही था। वह निश्चित रूप से नुकसान के विचार से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन दक्ष द्वारा इसका उल्लेख करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। क्या वह सचमुच डर गया था? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसे इस तरह डरा सकता है। वह अपना सिर हिलाकर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, जिससे वह विशाल शंख गायब हो गया। स्नो बीस्ट किंग ने झू चांग की ओर देखा। उसका संदेह और भी स्पष्ट हो गया। जैसे ही दक्ष ने झू चांग को कुछ बताया, उसने अपना हमला रोक दिया। इसके अलावा उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे कि उसके बॉस ने उसे डांटा हो। वह फिर से ढाल के अंदर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे तोड़ सकता हूँ? क्या मुझे उनके बाहर आने तक इंतजार करना चाहिए? नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, उसने चिल्लाते हुए कहा और सीधे ढाल की ओर उड़ गया। उसी समय दक्ष गायब हो गया और अपने मूल स्थान पर वापस आ गया, जिसे हिम जानवर राजा ने अभी अभी खाली किया था।
प्रतियोगिता एक बार फिर शुरू हुई, जिसमें झू चांद को एक और नुकसान हुआ। अब वह किसी भी ऐसे कौशल का उपयोग नहीं कर सकता था जिससे लड़ाई एक ही झटके में खत्म हो जाए, बस वह अपनी इज्जत बचा सके। स्नो बीस्ट किंग ने देखा कि दक्ष एक बार फिर गायब हो गया था। वह अब बैरियर के अंदर नहीं था। भौहें सिकोड़ते हुए उसने चारों ओर देखा, दक्ष को खोजने की कोशिश की। आह, क्या यह आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है? उसने कहा, दक्ष को वापस अपनी मूल जगह पर देखकर। बर्फीले जानवर राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। उसे नहीं पता था कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। हर कोई प्रतिस्पर्धा के बारे में सोचने में व्यस्त था। इसके अलावा उसके पास स्नो जायंट्स जैसी कोई अजीब क्षमता नहीं थी, जिससे वह और भी कम खतरनाक हो गया। अल्पविराम। बस स्नो बीस्ट गुस्से से दहाड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। जैसे जैसे उसकी मांसपेशियां बड़ी होती गईं, उसका शरीर भी बड़ा होता गया। उसके पंजे भी लंबे होते गए और उसके सिर पर सींग भी। NOWELLBEATJAN.CO। आसमान बादलों से ढक गया और भारी बर्फबारी शुरू हो गई, जो और तेज हो गई। जैसे ही बर्फ दक्ष की त्वचा पर गिरी, उसे हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस हुई। बी ने पहले ऐसा महसूस नहीं किया था। चूंकि वह एक शक्तिशाली साधक था, इसलिए उसके शरीर ने गर्मी और ठंड जैसे चरम तापमानों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी। ये और भी अधिक शक्तिशाली नहीं था। किसी अजीब कारण से अब बर्फ और भी अधिक ठंडी लग रही थी। जैसे जैसे बर्फ उसकी त्वचा पर गिरती गई, उसकी हालत और भी खराब होती गई। ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। इस बात से चिंतित होकर कि क्या हो रहा है, उसने जल्दी से बर्फ से बचने का निर्णय लिया और अवरोध को अपने सिर के ऊपर कर दिया। लेकिन किसी अजीब कारण से बर्फ अवरोध को भी पार करने में सफल रही। न केवल उसका बैरियर, बल्कि बर्फ भी झू चांद के बैरियर से होकर गुजरी। झू चांद की त्वचा बर्फ से छू गई थी, जिससे उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन यह इस स्तर तक नहीं थी। उसके पास एक स्वर्गीय जानवर का शरीर था। यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा वह एक काला कछुआ था जिसकी प्रतिरोधक क्षमता पहले से भी बेहतर थी। ब्लड ड्रैगन सम्राट सबसे खराब स्थिति में था क्योंकि वह यहाँ सबसे कमजोर था। उसका शरीर ठंडा होने लगा, पूरी तरह सुन्न हो गया। वह जल्दी से भाग गया, छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा। चून की बाधाएं बेकार थीं, इसलिए उसने एक शव के नीचे छिपने का निर्णय लिया। पास में ही एक शो बीस्ट का शव पड़ा था। वह उसके नीचे छिप गया और छिप गया। आखिरकार जब वह शव के नीचे गया तो उसे बेहतर महसूस होने लगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी सुन्न था, लेकिन पहले से कहीं बेहतर था। ब्लड ड्रैगन सम्राट ने बर्फ से कैसे बचाव किया, ये देखकर दक्ष को बहुत मजा आया। हालांकि उसने वही रास्ता नहीं अपनाया। उसका शरीर इतना छोटा नहीं था। इसके बजाय वो टूटी हुई दीवार के मलबे के पास दिखाई दिया। उसने कंक्रीट का एक मोटा टुकड़ा उठाया और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि वह बर्फ के हमले से खुद को बचा सके। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में विशाल कंक्रीट का ब्लॉक पकड़ रखा था। साथ ही उन्होंने अपने बाएं हाथ से समय की तलवार थामी हुई थी। आकाश में हिम जानवर राजा का रूपांतरण अभी भी जारी था। समय बीतने के साथ उसका शरीर और भी बड़ा होता गया। जल्द ही वह 20 फीट लंबा हो गया, आकाश में उड़ रहा था। न केवल दक्ष बल्कि झू चांद की नजर भी स्नो बीस्ट किंग पर पड़ी। अब ये दिलचस्प है, झू चांद ने मुस्कुराते हुए कहा। हिम पशु राजा के मुंह से 2 तीखे नुकीले दांत निकले और वह आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, तुम सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। अब समय आ गया है कि तुम सब मर जाओ। स्नो बीस्ट किंग ने चिल्लाते हुए कहा, खास तौर पर दक्ष को घूरते हुए। तुम मजेदार लग रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। झू चांद ने दक्ष से ध्यान हटाते हुए कहा। जहां तक उसकी नजर जाती थी, उसे सिर्फ स्नो ड्रैगन बीस्ट ही सबसे ताकतवर नजर आता था। अब जब उसने स्नो बीस्ट किंग का जानवर रूप देखा तो युद्ध की इच्छाएं चरम पर थीं। चुप रहो, मैं तुम्हारे नेता से बात कर रहा हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इससे दूर रहो। हिम जानवर राजा झू चांद पर चिल्लाया।
मेरा नेता, क्या बकवास है। मैंने उससे पहले हमला करने से इसलिए मना किया था ताकि कोई यह न सोचे कि मैं उसका अधीनस्थ हूँ, और फिर भी आप सभी ऐसा ही सोचते हैं। झू चांग परेशान हो गया क्योंकि किसी ने उसे एक नश्वर का अधीनस्थ कहा था। बाकी सब कुछ पीछे छोड़कर उसका आकार टिमटिमाता हुआ बर्फीले जानवर राजा के सामने आया, उसके पेट पर मुक्का मारते हुए। उसने अपनी ताकत को जरूरत से ज्यादा सीमित करना बंद कर दिया था। उसके एक ही घूंसे से हिम पशु राजा के मुंह से खून निकला और वह अनियंत्रित होकर पीछे की ओर उड़ गया। हिम पशु राजा अपने पशु रूप में अधिक शक्तिशाली था, लेकिन झू चांग के क्रूर हमले के सामने उसकी रक्षा फिर भी बेकार साबित हुई। झू चांग उसी समय बर्फीले जानवर राजा के पीछे उड़ गया। वह प्रतियोगिता के बारे में पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि उसका अहंकार आहत हो गया था। हालांकि दक्ष इस बात को भूला नहीं था। वह इस बात का आनंद ले रहा था कि झू चांग किसी और के साथ व्यस्त था। इस बीच उसने अपना समय साधारण बर्फ के जानवरों को मारने में लगाया ताकि बड़ी बढ़त हासिल कर सके। प्रतियोगिता का उद्देश्य सबसे शक्तिशाली दुश्मन को मारना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सबसे अधिक दुश्मनों को हराना था। वह जानता था कि वह जीत हासिल कर सकता है, बशर्ते कि वह झू चांग द्वारा हिम जानवर राजा को मारने से पहले अधिकांश दुश्मनों को मार डालने में कामयाब हो जाए। उसने यही किया भी। मायावी तलवारें आसमान से गिरती रहीं, जिससे बर्फ के जानवर बाएं और दाएं मारे गए। जल्द ही अखाड़े के सभी जानवर मारे गए, केवल दक्ष ही वहां बचा रह गया। उसी समय बर्फबारी भी बंद हो गई। अल्पविराम। जी चांग ने हिम पशु राजा को मार डाला तथा उसे मारने में अपना पूरा समय लगाया, क्योंकि वह उसे ठीक से पीटना नहीं भूला था, साथ ही उसे उनकी स्थिति को गलत समझने के लिए डांट भी रहा था। काफी समय के बाद ही झू चांग ने हिम जानवर राजा को मार डाला। उसने सचमुच सोचा कि एक नश्वर मेरा बॉस है। स्नो बीस्ट को मारने के बाद झू चांग पीछे मुड़ा, तभी उसे याद आया कि वह एक प्रतियोगिता का हिस्सा था। इस झंझट में वह पूरी तरह से भूल चुका था, लेकिन अब भी उसे कोई चिंता नहीं थी। वह शहर के सभी जानवरों को आसानी से मार सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि दक्ष इतने कम समय में सभी को मार सकता है। वह दक्ष के पास वापस आया, जो अपनी बाहें पीछे करके खड़ा था। दक्ष के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान रह गई जब उसने झू चांग को देखा, जो अभी अभी लौटा था। झू चांग भी हैरान था। उसने देखा कि यहाँ सभी जानवर मर चुके थे। उन सभी को दक्ष ने मारा था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि दक्ष क्यों मुस्कुरा रहा था। वह स्पष्ट रूप से खुश था कि वह जीत गया। झू चांग भी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? शहर में और भी जानवर हैं। इस क्षेत्र में जितने जानवर हैं, उनकी तुलना उनकी संख्या से नहीं की जा सकती। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वह बस हवा में तैरने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तो फिर आगे बढ़ो और उन्हें मार डालो। झू चांग को थोड़ा संदेह हुआ, फिर भी वह अपनी खोई हुई बढ़त वापस पाने के लिए वापस उड़ गया। 20 मिनट बाद वह भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष के पास लौटा। तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? उसने दक्ष से गंभीरता से पूछा। शहर में वह जहां भी गया, उसे कोई जिंदा जानवर नहीं मिला। वे सभी मर चुके थे। जाहिर है कि दक्ष ने सभी जानवरों को मार डाला था, न केवल अखाड़े में बल्कि पूरे शहर में। झू चांग के पास अब उसे हराने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ हर कोई मर चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दक्ष ने इतनी जल्दी उन सभी को मार डाला। अल्पविराम। उसने जो गति और कौशल दिखाया था, उसे देखते हुए यह असंभव होना चाहिए था। फिर उसने ये कैसे किया? दक्ष को देखते हुए उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। तुमने ये कैसे किया? तुम कौन सा कौशल छिपा रहे थे? उसने फिर पूछा। क्या अब भी इससे कोई फर्क पड़ता है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम विचलित थे जबकि मैं नहीं था। यही इसका एकमात्र रहस्य है। मैंने अपना एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। ये कठिन काम था, लेकिन मैं इसे सफलतापूर्वक हासिल करने में कामयाब रहा। अब मेरे पुरस्कारों का समय आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि वे फिर से क्या थे। ठीक है, मुझे तुमसे 10 इच्छाएं मिली।
चाहे मैं कितनी भी 10 चीजें मांगूं, तुम मेरे लिए वह सब करोगे जब तक कि इसमें खुद को मारना शामिल न हो। क्या ये सही नहीं है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है। तुम भाग्यशाली हो कि मेरा ध्यान भटक गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना वचन निभाऊंगा। मुझे अपनी 10 इच्छाएं बताओ, झू चांग ने दक्ष से कहा। रुको, बस इतना ही नहीं। मुझे लगता है तुमने मुझसे कुछ और भी वादा किया था, है ना? वो क्या था? मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, मुझे याद नहीं आ रहा, दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। झू चांग चुप रहा। वह नहीं चाहता था कि दक्ष को दूसरी बात याद आए, क्योंकि वह उसके लिए शर्मनाक था। अगर तुम्हें याद नहीं है तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी, इसे भूल जाओ। चलो तुम्हारी 10 इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ कि वे क्या हैं। मुझे उन्हें पूरा करने दो, उसने विषय बदलते हुए कहा। वह नहीं चाहता था कि दक्ष याद रखे। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, यह अभी हाल ही में हुआ है, तुम कैसे भूल सकते हो? दूसरी बात यह थी कि उसने तुम्हें बॉस कहा था। दूर से एक आवाज आई जो ब्लड ड्रैगन सम्राट की थी, जिसने झू चांग को क्रोधित करते हुए कहा। झू चांग नहीं चाहता था कि दक्ष को पता चले, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दक्ष को अब इस बारे में पता चल गया था। NOWELLBEATJAN.CO। ये सही है, उसे मुझे बॉस कहना था, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने झू चांग की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव देखा। ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, झू चांग ने आंखें घुमाते हुए कहा। अल्पविराम, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये प्रतियोगिता मजेदार थी, यही अपने आप में काफी है। इसके अलावा 10 इच्छाएं एक अच्छा अतिरिक्त है। मुझे तुम्हें ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, दक्ष ने झू चांग से मुस्कुराते हुए कहा। चाहे तुम मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन तुम्हारे साथ की यात्रा मेरे लिए मजेदार रही। मैं तुम्हें असहज नहीं करना चाहता। तुम मुझे बॉस कहलाने के बजाय मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दोस्त कहो, उसने झू चांग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। दोस्त? झू चांग ने चौंक कर पूछा। वह आश्चर्यचकित होकर दक्ष का हाथ देखने लगा। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। यह मेरे लिए भी मजेदार था, और मुझे बॉस वाली पूरी बात से गुजरने के लिए नहीं कहने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि मैं इंसानों को बराबर नहीं मानता, फिर भी आपके लिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा। उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और दक्ष से हाथ मिलाया। दोस्तों, एक स्वर्गीय पशु और एक युवक के बीच एक अजीब दोस्ती हुई, जो अपने पालतू पशु के लिए स्वर्गीय पशु राजाओं द्वारा पीछा किया जा रहा था। एक ऐसी दोस्ती जो असंभव थी, लेकिन अब यह एक वास्तविकता बन गई। अब बताओ, तुम्हारी 10 इच्छाएं क्या हैं? झू चांग ने दक्ष से पूछा। मुझे उन्हें पूरा करने दो, इस समय मेरी कोई इच्छा नहीं है। क्या मैं तुम्हें बाद में बता सकता हूँ जब मेरी कोई इच्छा होगी? हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। दक्ष ने पूछा। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मुझे बाद में बताओ, झू चांग ने सिर हिलाया। क्या अब हम चलें? दक्ष ने यहाँ हुए विनाश को देखते हुए पूछा। हमें अभी भी वह ढूंढना है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। हमें खेल भी पूरा करना है। अगर मैं जीत गया तो मैं भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर मैं तुम्हारी 10 इच्छाओं में से एक को अपनी एक इच्छा से रद्द कर सकता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 9 इच्छाएं बचेंगी। शायद मैं धीरे धीरे दूसरी इच्छाएं भी पूरी कर सकूं, झू चांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। कौन जानता है, 9 बनने के बजाय ये 11 हो जाए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और वह उड़ने लगा। नहीं, मैं तुम्हें दूसरी बार जीतने नहीं दूंगा, झू चांग ने दक्ष के पीछे चलते हुए जवाब दिया। ब्लड ड्रैगन सम्राट भी उन दोनों के पीछे पीछे चला गया, अपने ख्यालों में खोया हुआ। हैरानी की बात यह थी कि दक्ष ने एक स्वर्गीय जानवर से दोस्ती कर ली थी। अब उसका पद बहुत ऊंचा था।
पहले वह दक्ष का शरीर प्राप्त करने के बाद उसे मारने की सोच रहा था, लेकिन अब उसने योजना छोड़ दी। अल्पविराम। रक्त ड्रैगन सम्राट ने देखा कि दक्ष अब स्वर्गीय जानवर के करीब था। अगर वह बाद में दक्ष पर हमला करता है तो दक्ष निश्चित रूप से झू चांद से मदद मांग सकता है। हालांकि ब्लड ड्रैगन सम्राट को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह स्वर्गीय जानवर का सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि वह जीत नहीं सकता था, भले ही उसके पास उसका असली शरीर हो। झू चांद की ताकत के सामने उसकी चरम शक्ति कुछ भी साबित नहीं हुई। कमजोर झू चांद भी उससे ज्यादा ताकतवर था। दक्ष को मारने के बजाय उसने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे बस अपना बदला लेना था। जहां तक दक्ष का सवाल है, वह तो पहले ही जाने वाला था। वह अमर दुनिया में नहीं रहने वाला था, बल्कि ऊपरी लोकों में जाने वाला था। वे तीनों अपना टाइम पास खेल जारी रखते हुए डार्क स्पिरिट द्वीप की ओर उड़ गए। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। अनैतिक